तो बेटा, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो संबंध एवं फलन के ऊपर मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे बेटा, संबंध एवं फलन कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 2 है। तो मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ समझाने का प्रयत्न करूँगा और आपको भी कोशिश करनी है पूरी पूरी इसको समझने की। तो बेटा, सबसे पहले आता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। देखिए बेटा, समुच्चयों का कार्तीय गुणन में होता है, सबसे पहली बात यह है कि मैं ये मान के चलूँगा कि तुमने समुच्चय पढ़ लिया। तो बेटा, हमारे पास एक समुच्चय है जिसका एलिमेंट ए बी सी यानी 3 अवयव जिसमें लिखे हैं, ये देखो आप, ए बी सी। उसके बाद बेटा समुच्चय बी है। समुच्चय बी में इसने लिखा है कि 1 2। तो बेटा समुच्चय बी में है 1 2, इट्स 1 2, ओके। तब ए क्रॉस बी को ही कार्तीय गुणन कहते हैं। भाई, सबसे पहली बात तुम्हें पता तो होना चाहिए कार्तीय गुणन होता क्या है। तो बेटा, अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, तो हम ए क्रॉस बी को ही कार्तीय गुणन कहते हैं। ओके होगी बात यहाँ तक। इट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, तथा इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो बेटा ए क्रॉस बी तुम्हें पता ही है क्या है, ए और बी का कार्तीय गुणन। तो बेटा, जैसे नॉर्मल दो ब्रैकेट के हम गुणा करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पहले ब्रैकेट की दूसरे ब्रैकेट के साथ गुणा होगी। तो बेटा, गुणा करने में आप लोग पहले से ही जानते हो क्या, कि पहला जो अवयव है, जैसे ए है तो ए की गुणा 1 में होगी, फिर 2 में होगी। ऐसे ही नहीं होती भाई। उसके बाद हमने नीचे लिख दिया A1 और A2 कॉमा लगा के, और दोनों को हमने कायम बंद कर दिया ब्रैकेट के अंदर, ओपन इंटरवल। इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो बेटा, ये जो हमारा पहला ब्रैकेट आया A1 का, तो इस A1 के पूरे ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको ऑर्डर्ड पेयर। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्डर्ड पेयर। हिंदी में इसको बोलेंगे क्रमित युग्म। ठीक है बेटा, हिंदी में हम इसको बोलेंगे क्रमित युग्म। ओके। अब बात आई कि ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, ये सब चीज़ें हम यूज़ कहाँ करेंगे। तो बेटा, वो यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही आप देखे ऊपर बी की गुणा 1 में भी होगी और 2 में भी होगी, नीचे लिख दिया आपने B1 B2। ऐसे ही सी की गुणा होगी C1 C2, ये भी हमने लिख दिया है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो बेटा, कार्तीय गुणन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। केवल लिखना लिखना है, गुणा किसी को नहीं करनी। तो बेटा, कार्तीय गुणन में ए क्रॉस बी के अंदर ये जो समुच्चय आपका आया, इस समुच्चय के अंदर ये जो A1 है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखा हुआ, ये इस समुच्चय का एक अवयव है। यानी A1 पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, इसका एक एलिमेंट। ठीक होगी बात, एक अवयव। यानी अगर मैं तुम्हारे से पूछने लगूं कि ए क्रॉस बी के अंदर जो अवयव आते हैं वो किस रूप में आते हैं, तो बेटा ए इसका अवयव नहीं है। A1 पूरा का पूरा ब्रैकेट में जब बंद कर देंगे तब ए क्रॉस बी का अवयव कहलाएगा। यानी कहने का मतलब कि ए क्रॉस बी के अंदर जो अवयव आते हैं किस रूप में आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो समझ गए यहाँ तक की बात, आगे बढ़ें। चलो तो बेटा, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो देखो, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे बढ़ने में ये हुआ दो क्रमित युग्म। अब इसके बारे में थोड़ा आपको समझाता हूँ। दो क्रमित युग्म समान होते हैं। बेटा, आपने क्रमित युग्म में भी पढ़ा। दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। अब जो हम ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे थे इससे पहले, अगर मैं इससे पहले की बात करूं, तो इससे पहले जो हम ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे थे, जैसे ये था आपका A1 और A2, तो बेटा A जो है वो क्या कहलाता था, प्रथम घटक का अवयव। और ये जो A के साथ 1 लिखा है सेकंड पोजीशन पे, इसको हम क्या बोलते थे, द्वितीय घटक का अवयव। तो यहाँ इसने कही कि दो क्रमित युग्म अगर समान है तो प्रथम घटक का जो अवयव है उनके वे भी बराबर होंगे, द्वितीय घटक के भी अवयव बराबर होंगे। तो बेटा, इसका मैंने नीचे उदाहरण भी दिया है साथ साथ। तो इस उदाहरण के अंदर आप देखें तो इस उदाहरण में क्या दिया है इसने, देखो, इट इज कॉल्ड x+1, ये प्रथम घटक का अवयव होगा और इनके बीच में बराबर का निशान है। तो बेटा, ये किसके बराबर होगा, आपका 3 के बराबर। नहीं होगा 3 के बराबर।
तो यानी x+1 बराबर 3, और यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे 2। क्लियर। उसके बाद आप दूसरा क्या है, y-2 द्वितीय घटक का अवयव, और यहाँ भी आपका क्या है 1, तो y-2 = 1, और y बराबर कितना आ गया आपके पास 3। ठीक होगी बात, यहाँ तक सबकी समझ में आ गई होगी यहाँ तक की बात। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो इसका, मैंने उदाहरण भी साथ साथ इसीलिए ताकि तुम्हारी समझ में आए। यदि कैपिटल ए में p अवयव है, यानी पहला जो समुच्चय है अगर उसमें अवयवों की संख्या p है, तथा b में q अवयव है। b में हमारे पास कितना अवयव बेटा, p, और दूसरे में q, तो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे, p q, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा, पहले में 3 थे, दूसरे में 2 थे, टोटल अवयव कितने आए, 6। आप चाहो तो मैं आपको गिनवा के दिखा सकता हूँ यहाँ से। देखो बेटा, ये देखो, ये क्या है आपका a1 एक अवयव, a2 दूसरा अवयव, 3 4 5 6, तो 6 अवयव पूरे के पूरे हो गए। तो वही बात मैंने यहाँ तुम्हें समझाने की कोशिश करी कि यदि a में कितने हैं अवयव, p, b में q है, तो a क्रॉस b के अंदर कितने अवयव होंगे हमारे पास, p q अवयव होंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ a = p, नंबर ऑफ b = q, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b बराबर p q। क्लियर होगी बात यहाँ तक। थर्ड पे चलो, यदि a तथा b अरिक्त समुच्चय हैं और a या b में कोई अपरिमित है, तो a क्रॉस b में भी अपरिमित समुच्चय होंगे। भाई अगर किसी के अंदर अपरिमित का मतलब अनलिमिटेड एलिमेंट है, तो जब आप a क्रॉस b करोगे उसमें तो अनलिमिटेड ही आएंगे भाई। अनलिमिटेड की जब गुणा होगी तो अनलिमिटेड ही आएंगे, सीधी बात है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमित। अब अगर हमारे पास 3 आ जाए, a क्रॉस a इज इक्वल टू, तो अगर आप a क्रॉस a यानी 3 बार गुणा करते हो, तो बेटा अंदर जो एलिमेंट था, पहले तो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा था, पेयर का मतलब जिसमें 2 हो, लेकिन अब ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा आपका। अब क्या आएगा बेटा, ये देखो 3 वाला ए बी सी, और ए बी सी तीनों ही कहाँ बिलोंग करेंगे, ए में। क्यों कर रहे हैं ए में बिलोंग, क्योंकि बेटा अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है यहाँ से, तो ए यानी पहला अवयव पहले में बिलोंग करता है ए में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे, लेकिन यहाँ तो ए की ही 3 बार गुणा हो रही। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो 3 वाला जो आएगा इसको हम बोलेंगे ए बी सी, एक कर्मित त्रिक कहलाता है। तो क्या कहलाएगा बेटा, ये कर्मित त्रिक कहलाता है। ओके होगी यहाँ तक की बात। आगे बढ़ाएं बात को, हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई, अब आता है रिलेशन, यानी संबंध क्या होता है। तो बेटा अभी अभी आप एक क्रॉस भी पढ़ चुके हो, मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छा तुम्हारी समझ में आ भी गया होगा। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। यानी कहने का मतलब, जो संबंध होता है भाई, संबंध को हम कहाँ से लिखते हैं, आर से। पहले तो यही समझ लो आप। तो आर जो होगा वो क्या होगा भाई, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। पहले तो यही बात तुम समझ लो भाई। इसने कहा है कि ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध, यानी रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होगा। अब सपोज करो ए क्रॉस बी में आपके पास 5 एलिमेंट हैं, तो उपसमुच्चय तो बहुत सारे बनेंगे भाई। उपसमुच्चय कितने बने, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 का मतलब रिलेशन कितने बन सकते हैं, बहुत सारे। लेकिन अभी रिलेशन की एक कंडीशन और भी आगे, जरा उसको पढ़ो आप। तो देखो भाई, रिलेशन की अगली कंडीशन क्या है। यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के कर्मित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि ए क्रॉस बी का आप कोई भी उपसमुच्चय लिख दो वही संबंध होगा। क्या होगा भाई मासी, प्रथम तथा द्वितीय घटक के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। यानी प्रथम घटक और द्वितीय घटक के बीच में सपोज करो x का मान y से 2 ज़्यादा है, तो पहले में भी x का मान y से 2 ज़्यादा होगा, दूसरे में भी, तीसरे में, सब में ऐसा ही होगा। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब भी कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, प्रतिबिंब भी कहलाता है। क्लियर बात। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझें। अब देखो संबंध का निरूपण, पहले आप संबंध का निरूपण समझ लें। तो बेटा संबंध का निरूपण 2 तरीकों से होता है, वैसे तो 3 से होता है। निरूपण यानी रिप्रेजेंट हम उसको कैसे करेंगे। एक संबंध का बीजीय निरूपण या तो रोस्टर विधि से होगा। भाई संबंध भी तो क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट, और ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट। भाई भले ही उसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में है, तो एक समुच्चय वो भी। तो समुच्चय को या तो रोस्टर विधि से, यानी संबंध को या तो रोस्टर विधि से लिखेंगे हम, और या फिर कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि से लिखा जाता है।
या फिर इसको एक तीर आरेख, किसी संबंध का एक दृष्टि चित्रण है, इसको तीर आरेख से भी हम लिख सकते हैं। तो बेटा तीर आरेख से कैसे लिखते हैं वो मैं तुम्हें भी बताता हूँ अगले चित्र में। ये देखो यहाँ से भाई, मैंने तीनों ही रूप आपको बता दिए। पहला रूप, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6, आर बराबर एक्स वाई, यानी आर क्या है, संबंध। समझ रहे आप लोग? अगर हमारे पास कैपिटल ए एक समुच्चय बी होता तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता आर, लेकिन यहाँ ए ही है तो बेटा ए क्रॉस ए, यानी यहाँ जो आर है मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो आर सबसेट होगा वो किसका होगा, ए क्रॉस ए का ही होगा। पहले तो यही बात तुम समझ लो। समझ रहे ना? अगर ए और बी दो समुच्चय होते तो दोनों का क्या, कर्मित युग्म कार्टिजन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट होता है रिलेशन हमारा, लेकिन यहाँ ए ही है तो ए क्रॉस ए का क्या होगा, ये सबसेट होगा। ठीक होगी बात यहाँ तक? चलो, तो अब इसने कहा है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये इसने कहा है कि भाई ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन जो दिया है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। ए से ए में क्या मतलब समझ गए होंगे बेटा आप, ए की गुणा ए के साथ, ए क्रॉस ए का सबसेट है। अगर ए और बी दो होते तो ए का बी में संबंध बोलता है। ओके, और इस संबंध को तीर आरेख से भी दिखाओ। तो बेटा कहने का मतलब ये आपका पहला मेथड, पहला मेथड का मतलब ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में तो ऐसे ही लिखेंगे भाई। अब दूसरे में आओ, दूसरा जो मेथड है बेटा आपका, ये कैसा मेथड है आपका, वेन आरेख, तीर आरेख वाला। तो तीर आरेख में देखो बेटा, पहले नंबर पे क्या लिखा जाता है, एक्स, ये बात आपको भली बात ही पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स। और दूसरे नंबर पे जो लिखा जाता है वाई, या फिर इसको एफ एक्स बोलते हैं। भाई आपका जो ऊपर रिलेशन लिखा है एक्स वाई, इसका भी तो यही मतलब हो रहा कि भाई ये जो है आपका पहले नंबर पे क्या है एक्स, दूसरे नंबर पे क्या है आपका वाई। अब आप ध्यान दें भाई, यहाँ से एक्स का मान अगर आप 1 रखते हो, इट इज एक्स, तो बेटा वाई का मान 2 आ रहा। क्यों आ रहा 2? क्योंकि यहाँ देखो वाई बराबर एक्स प्लस 1, मीन्स कहने का मतलब एक्स से एक ज़्यादा होगा वाई, यानी एक्स का मान 1 तो वाई का 2, एक्स का मान 2 तो वाई का 3। देखो बेटा 2 की मैपिंग 3 पे नहीं जा रही है, एक्स का 3 तो वाई का 4, एक्स का 4 तो वाई का 5, नहीं हो रहा सारा? तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक तीर आरेख। अब देखो भाई, मैंने आपको पहला रूप क्या बताया, समुच्चय निर्माण, दूसरा तीर आरेख, और तीसरा क्या बताने जा रहा हूँ मैं आपको, तीसरा बताने जा रहा हूँ रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप का मतलब क्या, पहला जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा 1 2, यानी यहाँ एक्स का मान 1 है तो वाई का 2, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 2 3, तीसरा 3 4, चौथा 4 5, फिर 5 6। तो क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं रही इसमें, तीनों रूप तुम्हारी समझ में आ गया। अब बेटा इसका एक और है प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो मैं उसी चित्र से तुम्हें समझाना चाह रहा, उसी का ये मैंने कौन सा रूप लिखा है, ये रूप लिखा है मैंने इसका, कौन सा रूप था भाई ये, तीर आरेख वाला, और ये है रोस्टर रूप। तो बेटा प्रांत होता क्या है, जब आप इसके अंदर से प्रथम प्रथम वाले उठा लो सारे, प्रथम वाले यानी ये 1, प्रथम वाला 2, प्रथम वाला 3, प्रथम वाला 4, प्रथम वाला 5, तो जब प्रथम घटक के सारे उठा लिए हमने, तो प्रथम घटकों का समुच्चय 1 2 3 4 5, तो इसको हम बोलते हैं प्रांत। परिसर, द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय का मतलब इस बार ये द्वितीय वाले उठा लो बेटा सारे के सारे। अब जब आप द्वितीय वाले उठाओगे तो द्वितीय वाले में 2 3 4 5 6, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय घटकों के समुच्चय को परिसर। सह प्रांत, दोनों को मिक्स कर दो, यूनियन, जब आप दोनों का यूनियन कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका सह प्रांत। मुझे उम्मीद है ये भी बात सबकी समझ आ गई होगी। तो बेटा अब ज़्यादा कुछ नहीं रहा, बस 1 2 मिनट का ही काम रह गया। नोट करो कुछ बातें, किसी समुच्चय कैपिटल ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी के संभव उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। ये बात तो तुम्हें पता ही है भाई, ए और बी के जो क्रॉस करते हैं तो उसी का तो सबसेट होता है हमारा जो संबंध है। अब देखो आप, यदि हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर पी अवयव है, बी के अंदर क्यू है, तो बेटा ए क्रॉस बी में तो पी क्यू होंगे, ये तो बात आपको क्लियर पता ही है, पहले आप पढ़ी चुके, ए में 3 थे, बी में 2 थे, तो ए क्रॉस बी में कितने थे हमारे 6। अब जब 6 अवयव का एक सेट आ गया भाई, 6 अवयव का एक सेट आ गया, यानी ए क्रॉस बी आ गया आपका,
यानी ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने आ गए भाई, ये ए क्रॉस बी है, इसके अंदर 6 अवयव आ गए टोटल। तो बेटा इससे बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है बेटा, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 6। समझ रहे हो? तो उपसमुच्चयों की जो संख्या वही तो संबंधों कुल संख्या है, क्योंकि संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय ही तो है। तो संबंधों की कुल संख्या जो होगी 2 की घात पी क्यू होती है, क्योंकि यहाँ जो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या वो कितनी है भाई, पी क्यू। तो इसीलिए यहाँ संबंधों की जो कुल संख्या होगी वो उपसमुच्चयों की संख्या, और उपसमुच्चयों की संख्या कितनी, 2 की घात पी क्यू होती है। अब एक और बात रहेगी छोटी सी, क्या, कि ए से ए में संबंध को ए पर संबंध भी कहते हैं। ये भी बात सबकी क्लियर है। अब बेटा हम चलते हैं फलन। तो भाई फलन के अंदर क्या है आपका, ज़्यादा नहीं, बस 4-5 मिनट ही लगेंगे। फलन विशेष प्रकार के संबंध को ही फलन कहते हैं। देखो एक तो ये बात तुम्हें पता होनी बहुत जरूरी है कि जो विशेष प्रकार के संबंध उन्हें हम फलन कहते हैं। अब वो विशेष प्रकार क्या है, देखो बेटा सबसे पहले आपने एक क्रॉस बी पढ़ा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। फिर उसके जो सबसेट होते हैं वो क्या होते हैं, संबंध, यानी आगे और भी कंडीशन थी लेकिन मोटी मोटी बात में कहूँ। अब फलन, अब जब संबंध का विशेष रूप आ गया तो उसको हम बोलेंगे फलन। तो इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगी भाई, जैसे उसकी परिभाषा थी, संबंध जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, लेकिन नीचे कुछ कंडीशन थी ना, ऐसे ही यहाँ कुछ कंडीशन। चलो कंडीशन पढ़ते हैं। एक समुच्चय कैपिटल ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है। कब कहलाएगा लेकिन, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। बात को गौर से सुनो भाई, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, यानी ए जो समुच्चय है उसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में बने, और बी में भी कहाँ बने, केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब बने। यानी इस चीज को अगर मैं मोटा मोटा समझाऊं आपको, ये आपका समुच्चय ए है, ये आपका समुच्चय बी है। तो ए के अंदर सपोज करो ये एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 और भी बहुत कुछ है। तो सबका जो है वो एरो कहाँ जाए, एक पर जाए। समझ गए होंगे? अब इसी चीज को मैं आपको ये बताता हूँ। देखो भाई यहाँ जरा, 2 1 2 की मैपिंग कहाँ जा रही, 1 पर। 5 1 5 की मैपिंग कहाँ जा रही, 1 पर। 8 1 मैपिंग कहाँ जा रही, 1 पर। 11 1 मैपिंग कहाँ जा रही, 1 पर। 14 1 मैपिंग 1 पर। 17 1, तो सारों की मैपिंग 1 पे ही जा रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट जो है ये फलन है। बेटा फलन की बहुत सारी परिभाषाएं होती है, अभी तो 11वीं ही 12वीं में और भी आएंगे, 1 1 और 2 बहुत सारे आएंगे, लेकिन फिलहाल जो जरूरी है उसको समझें आप लोग। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी परिभाषा पे चलो भाई। तो दूसरी परिभाषा क्या थी आपकी, एक ऐसे फलन को जिसका परिसर, परिसर मीन्स, गौर करो भाई, परिसर मीन्स जो सेकंड वाले थे, द्वितीय घात वाले अवयव सारे एक सारे मिला दो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उनका कोई उपसमुच्चय हो, वास्तविक मान फलन कहते हैं। यदि वास्तविक चर वाले किसी वास्तविक मान फलन का प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अथवा उनका कोई उपसमुच्चय हो तो उसे वास्तविक फलन भी कहते हैं। यानी यहाँ इसने जो इशारा करा वो कहीं पे इशारा करा, प्रांत पर और परिसर पर। तो बेटा यहाँ देखो आप प्रांत और परिसर में, यहाँ जो आप देख रहे हो 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो अगर संबंध की बात करें, संबंध में सबसे पहले तुम क्या पढ़ के आए कि इन दोनों के बीच में संबंध, यानी 2 1, यानी x का मान y से 1 ज़्यादा है। लेकिन यहाँ तो 2 ज़्यादा हो गया, यहाँ 3 ज़्यादा हो, गड़बड़ हो गया। लेकिन संबंध तो नहीं, हमें क्या चेक करना, फलन। तो बेटा फलन चेक करने में आपको क्या कहा इसने परिभाषा में, कि प्रांत, और फिर क्या जिक्र करा इसने, परिसर। तो बेटा प्रांत क्या होते हैं, पहले पहले अवयव देखो, पहले पहले 2 4 6 8 10 12 14। तो भाई प्रांत में यही तो है, और इन सब के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, 2 4 6 8 10 12 14, दो दो का डिफरेंस सेम है। अब आप यहाँ चलो कहाँ, इस पर क्या था ये भाई, सह प्रांत पर। चलो जी परिसर पर, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7,
सबके बीच में एक एक का अंतर, तो एक एक का ही नहीं है सबके बीच में, बताओ। तो यानी प्रांत भी एक सेम सीक्वेंस में लिखे हैं और परिसर के एलिमेंट भी सेम सीक्वेंस में, तो बेटा ये भी आपका फलन है। तो फलन की पहली परिभाषा के अकॉर्डिंग मैंने पहला उदाहरण बताया, दूसरे के अकॉर्डिंग दूसरा बताया। अब तीसरे पाओ भाई, तीसरे में ना तो पहली परिभाषा एप्लीकेबल हो रही, देखो सबके कहीं मैपिंग वन पे बननी, तो उसके अकॉर्डिंग भी नहीं है ये। अब आप दूसरी परिभाषा पे चलो। दूसरी परिभाषा क्या थी भाई आपकी? दूसरी परिभाषा थी कि सबके बीच में प्रांत यानी पहले पहले अवयव के बीच में एक संबंध, तो 1 1 2, 1 1 2 में क्या प्रॉपर गैप है ही नहीं, बाद वालों में प्रॉपर गैप नहीं है, तो इसका मतलब ये थर्ड वाला फलन नहीं है। तो बेटा चैप्टर में तो और भी बहुत कुछ है, ये तो मैंने एक छोटा सा प्रयास करा तुम्हें समझाने का। अगर अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताओ, फिर मैं और चैप्टर्स के लिए भी तुम्हारे लिए बनाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक।